बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज की मौजूदा सूरत हाल जो है, आज के दिन लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक सलीम शेख जिसके अंदर मौजूद थे और जस्टिस सरमारुल हक पन्नू जिसके अंदर मौजूद थे, उन्होंने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जुडिशल करने और उसके साथ साथ जो बात थी वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी को यकीनी बनाने, उसके ऊपर उन्होंने उन फैसलों को कलअदम करार दे दिया है। आज सवालात पूछे गए और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह इस ज़मन के अंदर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि हमें फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने दिया जाना चाहिए, जिस पे सवाल ये उठाया गया कि कब जाके आपको ये महसूस हुआ कि आपको मॉडर्न डिवाइसेस के ऊपर मुंतकिल होना है। तो उस ज़मन के अंदर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो एक बयानिया इनकी तरफ से बनाया गया था इदारों के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़, वो बयानिया ट्वीट्स और वीडियोस के ज़रिए बनाया गया था। जिन मोबाइल से वो ट्वीट्स की गई थी वो मोबाइल भी अभी बरामद करने हैं, जिस पे सवालात ये उठाए गए कि वो मोबाइल जो है वो आप किसी शख्स को जेल से बाहर लाए बगैर किस तरीके से बरामद कर सकते हैं। आज पूरे जो दलाइल थे उसमें फरहाद अली शाह साहब ने यह भी कहा कि हमें हमारे हक से महरूम ना किया जाए, प्रोसिक्यूशन को पूरे हकूक दिए जाएं, बसूरत दीगर ये कहा जाएगा कि प्रोसिक्यूशन नाकाम हो गई। आज जब सारे दलाइल पेश हो चुके थे तो उसके बाद अदालत ने यह फैसला किया कि पुराने फैसले जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए हैं। तो बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि बानी PTI की रिहाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन तोशा खाना घड़ियाँ का जो रेफरेंस है उसके अंदर भी उनकी गिरफ्तारी इस वक्त है और वो अडियाला जेल के अंदर ही मुकीम रहेंगे। दीगर केसेस जो हैं उनके मनतकी अंजाम तक पहुँचने तक ये चीज़ें जो हैं ये रिवील नहीं हो सकेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम नए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उमर अयूब साहब ने ये कहा कि हमको डायरेक्शन ये मिली है कि नए इलेक्शन की तैयारी करें और इस ज़मन के अंदर हमने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर रखी है और हमने बहुत सी जगहों के ऊपर हमारे ऊपर दबाव है, हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपनी कैंपेन चलाएंगे, तहरीक पूरी चलाएंगे और इस ज़मन के अंदर नए इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। अब वो ये कहते हैं कि हमें आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट की मुकम्मल तौर पर इसमें हिमायत हासिल है कि जिसमें ANP भी मौजूद है, दीगर जमातें भी मौजूद है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम फेब की भी हिमायत हासिल है। तो ये हिमायत किस हद तक उनके साथ रहेगी और हुकूमती जमात जो है, हुकूमती इत्तेहाद जो है वो किस हद तक अपने इत्तेहाद को कायम रख पाएगा, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच के 8-5 के फैसले के ऊपर किस हद तक अमल दरामद किया। वो इस हद तक अमल दरामद किया है कि 39 MNAs जो अपनी वफादारी जो है या जिन्होंने अपना हलफनामा जो है वो जमा करवाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे, 39 MNAs, उनकी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है कि ये असेंबली के अंदर 39 मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो फहरिस्त उन्होंने जारी की। इस वक्त आप जो स्क्रीन के ऊपर फहरिस्त देख रहे हैं ये वो 41 अफराद की है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार होने के बाद 3 दिन के अंदर उन्होंने जो शमूलियत इख्तियार करनी थी तो उनके लिए कोई मंजरनामा नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने का, तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पे ये कहा है कि फैसले के अंदर इबहम है, उसकी तशरीह के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर रहे हैं कि इन 41 अफराद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कैसे शामिल कर लिया जाए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं, इनको कैसे शामिल करें। यानी वो बुनियाद के ऊपर फिर नहीं जाना चाहते। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस ज़मन के अंदर भी रुजू किया है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इनको कैसे दे दी जाए। तरजीही फहरिस्तें इन्होंने पहले से नहीं जमा करवाई थी, यानी जो बहस मुबाहिसा उस केस के अंदर हो चुका, जिस पे तमाम तर दलाइल दिए जा चुके, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ रख चुका, जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने भी अपना मौक़िफ़ रखा, जिस पे तमाम जमातें, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी मौजूद थी, उन जमातों ने भी अपना मौक़िफ़ रखा, जिस पर वज़ीर कानून की तवस्सुत से भी अपना मौक़िफ़ रखा गया। लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए उसमें इबहम मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना चाहता है कि बताया जाए कि इन लोगों को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। और ये कैसे वक्त के अंदर है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन की जानिब से, एक साबिक जज साहब की जानिब से, मजमूई तौर पर 3 अफराद की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमिश्नर, चारों अराकीन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान,
उनके खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं कि इन्होंने इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसके अंदर लिखा है कि आइन की फैसले की गलत तशरीह की है, तो इसलिए इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, अपनी जो नशस्त है उसका जो इस्तेहकाक था उससे रूगर्दानी की है, तो इस वजह से इनको जो है इनकी नौकरियों से बर्खास्त किया जाए। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें लिए बैठी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे का आज़म लिए बैठी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 14 अगस्त की दरखास्त दे दी। दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी। अब पीपल्स पार्टी के अरकान की यह राय है कि हम जो हैं वो इस सोच विचार में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ कर क्या रही है। अगर हमने दरखास्त दी, जरदारी साहब लाहौर आए, उनके इस्तेकबाल के लिए मरियम नवाज साहिबा नहीं आई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं, तो अब हमें ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाजत भी नहीं दी जा रही। वो अलग बात कि वो पीटीआई वाले फैसले को बैलेंस करने के लिए वो कह रहे हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें सोच समझ के अब विफाक में नून लीग का साथ देना चाहिए। तो विफाक में हुकूमत किस हद तक तगड़ी है, कब तक टिकेगी, किन सहारों के जरिए, ये एक सवाल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब से बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की, 39 मेंबरान उनका नाम जारी कर दिया, वो जिन्होंने पीटीआई के हलफनामे दिए हुए थे, लेकिन वो 41 का नहीं किया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि 15 दिनों के अंदर जमा करवाओ, और वो जमा करवाए बैठे हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। क्या मकासद लगते हैं? रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यहाँ सर, ये कैसा कमाल की चीज है, और ये वाहद एक ऐसा एक्ट है जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में खुद फंस गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसकी जो वेबसाइट जो है उस पर लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ एक पार्लियामानी जमात है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन 39 अफराद के नाम अपनी वेबसाइट पे डाल दिए कि ये तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पर साइन किसी और के नहीं है, बैरिस्टर गौहर के ही हैं। उस वक्त बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन थे ना जी, बेशक इन्होंने माना या ना माना, और वो तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी लिख रहे हैं। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें ये लिखा गया है, कहा गया है कि ये देखा जाए कि अगर किसी ने लिखा है कि मेरी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ है, मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ, तो उसे तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया जाए। यही है ना फैसले में। अब साथ उन्होंने कहा कि जो आजाद हैं, अगर वो भी कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, जो 41 बाकी हैं 15 दिनों में, तो उनको भी लिखा जाए। अब बाद में बाकियों ने भी अपना एफिडेविट भी दे दिया है, उन्होंने अपना वीडियो बयान भी दे दिया है, उन्होंने अपने साइन अंगूठे भी कर दिए हैं, उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड भी साथ लगा दिया है, यानी उन्होंने वो तमाम चीजें कर दी हैं जो करनी चाहिए। अगर इस तमाम चीजों के बाद भी कोई शख्स ये बात कहे कि नहीं जनाब अब भी ठीक नहीं है, तो इसके लिए वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ये पूछने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में 1% की कोई ऐसी चीज नहीं रखी कि जिससे किसी शख्स को कुछ शक या शुबा हो, बड़ी क्लियर रखी है। उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने तहरीक इंसाफ लिखा था वो तहरीक इंसाफ के हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं लिखा वो आजाद हैं, उनको इख्तियार हासिल है वो किसी सियासी जमात में अपनी शमूलियत कर लें। अब ये एफिडेविट जो है, ये एफिडेविट किसी और की तरफ से नहीं है, रुकने पार्लियामेंट की तरफ से। चीज समझने वाली है, टेक्निकल चीज है, जो हमारे नाज़रीन को जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी समझ ले कि ये बैरिस्टर गौहर की तरफ से लेटर नहीं है कि बैरिस्टर गौहर कह रहा है कि जनाब ये मेरी जमात का रुकन है, बल्कि वो रुकने असम्बली, वो पार्लियामेंटेरियन जो है वो खुद कह रहा है जनाब कि मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, मेरी तहरीक इंसाफ में शमूलियत होनी चाहिए, मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर था, उसी के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन जीता था और मैं उसी के प्लेटफॉर्म पे रहना चाहता हूँ। ये एक 1 और 1 2, ये एक 2 हरफी एक चीज है, इसमें कोई अभाम नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें जाके आप ये कहें कि जनाब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है। सुप्रीम कोर्ट से तब रजू करना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हुक्म हो कि जनाब इनका दोबारा इलेक्शन कराएं, और ये दोबारा इलेक्शन में एक सर्टिफिकेट लेकर सियासी जमात के सरबराह का जाएं और जाके जनाब वो सर्टिफिकेट जमा कराएं सेक्रेटरी जनरल के या सदर का, फिर उनको इंतखाबी निशान अलाट किए जाएं। भाई ये इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुए, आजाद उम्मीदवार वो जीत के आ गए, हमायत याफ्ता थे वो तहरीक इंसाफ के, अब उनकी शमूलियत के लिए उन्होंने अपना एक लेटर लिख के, एफिडेविट लिख के, अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करके दे दिया है। देखिए ये बाजी तहरीक इंसाफ जीत गई है,
आप एक बात माने कि जो लोग कहते थे बहुत से लोग लिख के नहीं देंगे, जो लोग कहते थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, जो लोग कहते थे ये तकसीम हो जाएंगे, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब मुझे आप ये बता दें, क्या वो लोग जो पाकिस्तान में हैं उनमें से कोई एक शख्स ऐसा है जिसने लिख के नहीं दिया? ये समझने वाली आम आदमी इस बात को समझ सकता है। इसमें तो कोई पार्टी इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना, ये तो अपनी इस पार्टी में शमूलियत कर रहे। अब तहरीक इंसाफ पार्लियामानी पार्टी है यासर साहब, अब तहरीक इंसाफ को पार्लियामानी पार्टी से हटा कोई नहीं सकता। आज भी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेबसाइट पे उन नामों को लगाना इस बात की दलील है ना। अब उस पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं, उसका सदर कौन है, उसका जनरल सेक्रेटरी कौन है, उसका खजांची कौन है, उसका वाइस चेयरमैन कौन है, कोई भी जो है इसको तो साइड में छोड़ दे। उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए उस शख्स का जो उस पार्टी में जाना चाहता है। उसने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है, उसने अपना एफिडेविट दे दिया है, उसने अपना नाम लिख के दे दिया है, तो अब इसमें हजान किस बात का? हिजान किस बात का? ये एक बुनियादी सवाल आपकी तरफ से उठाया गया है राणा साहब। एक फिक्रा है ना, जी पंजाबी का एक फिक्रा है ना कि दूध भी देना तो मेंगना बहा के देना। ये बिल्कुल इसी तरह है। चलें, इसी बीच हमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। झगड़ा साहब, इस वक्त जो मंजरनामा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का फैसला कि 39 अराकीन तो पीटे हैं, 41 जो है उनके बारे में इबहाम है। पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम कर लिया और 41 के बारे में इबहाम भी है। अब इस ज़िमन में वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं। ये किस हद तक आईनी इक़दाम है? नहीं, देखिए, ये तो एक बार फिर साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन की रिगिंग में मुलव्वस है। पीटीआई के अगेंस्ट धांधली में पार्टी बना हुआ है, और जो 8 फरवरी को 9 फरवरी को रिगिंग हुई और रिजल्ट्स की फॉल्सिफिकेशन हुई, और उससे पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई जिसपे इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की कि उसने आईन में जो उसको वाहिद काम मिला है इलेक्शन करने का, वो उसको नहीं कर सका। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो 41 लोग जो हैं वो 15 दिन में पीटीआई ज्वाइन करें, इट्स वेरी सिंपल। वो आजाद है और आजाद रुकन जो है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो 41 लोग किसी और पार्टी की एफिडेविट दे दें तो वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। अगर वो पीटीआई की एफिडेविट दे दें तो उनकी ज्वाइनिंग पीटीआई में हो जाएगी। ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी की ऑप्शन इस नाजायज हुकूमत को देना, ताकि वो आईन में वो तरामीम कर सके कि अपनी नाजायज हुकूमत को, जो कि 17 सीटों पे 17 सीटों की बुनियाद पे 172 सीटें मिली है, ये कभी तारीख में नहीं हुआ। झगड़ा साहब, राणा साहब सवाल करेंगे, लेकिन मेरा हज़रत तफन्नुन आपको एक मशवरा है कि इन्हीं में से 41 में से एक बंदे को जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ भेजते और बाकी 40 को अपनी तरफ भेजते। इलेक्शन कमीशन उससे इनकार करता तो जमीयत उलमा इस्लाम फे देख लेती, इलेक्शन कमीशन देख लेता। आप चुप करके बैठ के देखते रहते कि क्या फैसला होता है। ये आपकी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशन है, मैं पार्टी के अंदर इसको जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। राणा साहब, अच्छा झगड़ा साहब, एक तो बड़ी क्लियर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इबहाम रहता नहीं है। अब तो उम्मीदवार का जो है वो एफिडेविट चाहिए, और जो पार्लियामेंटेरियन है वो एफिडेविट दे रहा है। इसके साथ तो बैरिस्टर गौहर का लेटर लगना भी जरूरी नहीं है, इसके साथ तो उमर अयूब साहब का लेटर लगना भी जरूरी नहीं है। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट से पूछने क्या चले गए? मैं तो एग्जैक्टली यही कहा है। मैं आजाद इलेक्ट हुआ हूं, जो कि आजाद नहीं थे। थोड़ी सी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। जो लोग इतनी हैरत का इजहार करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, असलियत तो ये है कि जो 11 जजों ने कहा कि पीटीआई कभी पार्टी बैन ही नहीं हुई थी, इवन जो इन्होंने अपने रूल्स गलत इस्तेमाल करके पीटीआई से सिंबल छीना, निशान छीना बैठ का, इसलिए चीना के वोटर कंफ्यूज हो और इनकी चाल बुरी तरह नाकाम हुई, उसके बाद भी पीटीआई बैन नहीं हुई थी। लेकिन थोड़ी सी याददाश्त दिलाएं सबको कि हो क्या रहा था। हमें तो 14 अगस्त में पाकिस्तान का झंडा लहराने को ही नहीं दे रहा था, याद है? जब हम अपने कागजात जमा करने गए तो 200 लोग पीटीआई के डिस्क्वालीफाई हुए, सारी सीनियर लीडरशिप। किसी और पार्टी के 10-15 से ज्यादा नहीं हुए।
पंजाब में जो बंदा कागज भरने गया, मोहसिन इलाही की वालदा जब कागज भरने गई तो पंजाब पुलिस ऐसे उन कागजों पे लिपकी जैसे कि कोई अमृतसर से वो आई हो और कोई दुश्मन मुल्क के कैंडिडेट से जो है वो डील कर रही हो। किसी को कैंपेन करने नहीं दिया गया। मैंने एक जलसा किया था और मुझे जो है लोकल पुलिस को यह कहना पड़ा कि कॉर्नर मीटिंग है, 100 कुर्सियां लगाई थी, 5000 लोग आए, बाद में उस एसएचओ को फारिग कर दिया गया। असलियत तो ये थी, हमें रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कहा था कि बैट तो छोड़ें, आप कोई स्पोर्ट्स का सिंबल नहीं ले सकते क्योंकि आप पीटीआई के कैंडिडेट हैं, और मुझे और मेरे एमएनए शेर अली को कहा कि आप दोनों को एक सिंबल ही नहीं मिल सकता, कि ये दोनों, ये सब ऊपर से ऑर्डर है। और इलेक्शन के रिजल्ट की वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि ऊपर से ऑर्डर ना आए तो हम फ्री एंड फेयर रिजल्ट जो है वो गिनवा लेंगे। ये सारा जो है हमने अपनी आंखों से देखा। तो इसके बाद तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन को खुद करनी चाहिए थी, ना कि अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट बन रही है। इलेक्शन कमीशन इस सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इससे बच जाएगा? देखिए, आपको नहीं, इंशाल्लाह नहीं बचना चाहिए। और मैं दाद देता हूं उस सारी जुडिशरी को कि जो अभी तो कोई चीज पर्दे के पीछे ही नहीं है ना, कि जो प्रेशर जजों पे डाला जा रहा है कि उसके बगैर उसके बावजूद जो जजेस खड़े हो रहे। और मैं ये भी उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, और हमें सिर्फ चाहिए जो बात विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में की थी, जब जर्मनी ने बरतानिया पे बॉम्बिंग की, कि क्या अदालतें काम कर रही हैं। हमें सिर्फ चाहिए कि अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो निचले वाले कोर्ट्स हैं वो सिर्फ इंसाफ दें, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। अच्छा तैमूर साहब, एक चीज़ समझ नहीं आती, हमने ये देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ, कुछ उन लोगों ने किया जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, बाकी रहे सही के खिलाफ आप कर रहे हैं, 3 जज बाकी हैं। यूं लगता है कि किसी दिन ऐसा होगा कि लाहौर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कराची और सुप्रीम कोर्ट, कोई एक जज नहीं ऐसा बचेगा कि जिसके खिलाफ रेफरेंस ना दायर किया हो। किसी ने किसी पार्टी के हक में फैसला दिया होगा, किसी ने किसी पार्टी के हक में फैसला दिया होगा। ये तर्ज सियासत जो है, क्या ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगी, लेकिन एक फर्क है फिलहाल पीटीआई के एक्शंस में और दूसरी साइड के एक्शंस में। देखिए, ये नहीं कि हमने माजी में गलतियां नहीं की, और मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं कि हमें सारे इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, पुलिस में, इंडिपेंडेंट, काबिल, एक्शन ओरिएंटेड लोग चाहिए। ये बात छुपी हुई नहीं कि बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जब वो कॉलम लिखते थे तो पीटीआई की बहुत तनकीद करते थे। ये बात छुपी नहीं कि जो जुडिशल सिलेक्शन कमीशन है उसमें हमारे हुकूमत के मेंबर्स ने किसी हद तक उनकी मुखालफत की, लेकिन चूंकि बाबर सत्तार एक आज़ाद माइंडेड जज हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि इंसाफ का तकाजा ये है कि पीटीआई को इंसाफ मिले, तो मैं उनको सिर्फ एडमायर कर सकता हूँ कि वो करते, कि वो इंसाफ देते। लेकिन बसत एहतराम झगड़ा साहब, जैसे न्यूयॉर्क बाहर से खिताब किया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसमें हवाला दिया कि अभी उनके बेटों के खिलाफ जो कैंपेन पूरी चलाई गई और जिसके डॉक्यूमेंट्स बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये उन लोगों ने किए कि जिनको मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज रिलीफ दिया था जब उन्हें कोई हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं दे रही थी। यानी उन्होंने अपने माजी का हवाला दिया कि रिलीफ पहले मैं देता रहा हूं, और अब आके अगर दूसरी पार्टी को रिलीफ है तो उन्हें ये लगता है कि मैं आइन के खिलाफ हूं और वो ज़मीर के मुताबिक फैसला कर रहा हूं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं कर रहा। फिर अगर इसी तरीके से जिस तरह आपने जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर रेफरेंस फाइल किया, इसी तरीके से जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो ये बात कर दें कि आज से 1.5 महीना पहले तोशा खाना का केस जो है मातहत अदलिया का, वो उन्होंने उड़ाया था और खान साहब को बरी किया था, तो उसके ऊपर फिर क्या राय होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होती, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस इशू। ये इशू ऑब्वियसली बड़ा सीरियस है।
सबसे पहले चीज तो ये कि तनकीद तो सब पे होती है। सोशल मीडिया के ज़माने में हमें तनकीद को जो है वो सीना खोलना पड़ेगा और बर्दाश्त करनी होगी। और ये मैं जो है वो ऑनेस्टली एज एन इंडिपेंडेंट माइंड कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं। इसमें कुछ प्रोपेगेंडा भी होगा, कुछ बड़ी गलत तनकीद होगी, लेकिन दैट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। आप अमेरिका में जो बाइडेन के स्टेपिंग डाउन के बाद देखें, जो कैंपेन्स जो बाइडेन के अगेंस्ट चल रही हैं, जो कैंपेन्स कामला हैरिस के अगेंस्ट चल रही हैं, इतनी बुरी चीजें मैंने यहाँ पे नहीं देखी। सही, ये ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली अगर जहां से भी कैंपेन किसी भी जज की फैमिली के अगेंस्ट हुई है, होनी नहीं चाहिए जहां पे वो ऑर्गेनाइज्ड है। मसला ये है कि सोशल मीडिया में हर किसी के पास एक अकाउंट होता है, वो कह सकता है। इसका हल होता है। मेरे ऊपर एक सहाफी ने जो है वो गलत इल्जाम लगाया, मैंने उसको सिर्फ एक नोटिस भेजा, उसके बाद उसने मेरी तारीफ की। चले, मैंने भी अभी वो नोटिस नहीं फॉलो अप किया, ठीक है। तो देखिए, हमारे लिए तो तरीका और होता, यही बचता है। बात सुन ले, तरीका ना नेशनल फायरवॉल लगाना है और ना जो अज़मा बुखारी कह रही थी कि नेशनल फाइबर वॉल लगाना। ये मुझे नहीं पता कि फाइबर वॉल लगा रहे हैं या फायर वॉल लगा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, फाइबर वॉल क्या होता है? झगड़ा साहब, एक आखिरी सवाल ये कि अमूमी तौर पे यहाँ पे सियासी पार्टीज में कभी ऐसा नहीं होता कि जो पार्लियामेंटेरियंस हों उनकी रुकनीयत मुअत्तल हो जाए, लेकिन कभी कभार होता है, और जब हो जाए तो फिर बाकायदा तौर पे स्पीकर को ये दरखास्त दी जाती है कि हमने बतौर रुकन इनको मुअत्तल कर दिया है, अब आप इनकी पार्लियामेंटेरियनशिप जो है उसको भी मुअत्तल कर दें। अब शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी बुनियादी रुकनीयत मुअत्तल है, और आज के नोटिफिकेशन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन बाकायदा तौर पे नामजद हो चुके हैं। क्या स्पीकर से रुजू किया जाएगा या ये मामला पार्टी की सतह पर रखा जाएगा? ये पार्टी का इंटरनल मसला है, आई होप कि सारे जो हमारे इंटरनल मसले हैं, हम एक चीज ये पिछले 2-3 महीनों से सबक सीख लें कि वो मसले हम इंटरनली हल करें। जब हम उनको एक्सटर्नली ले जाते हैं तो वो इमरान खान के कॉज को और पाकिस्तान में जो आइन की और जमहूरियत की बहाली की जो इफेक्टिवली ये कैंपेन है उसको कमजोर करती है, उस तहरीक को कमजोर करती है। तो इसलिए अंदरूनी मामलात को सिर्फ अंदरूनी सतह पर ही देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा साहब, इस हवाले से अपना नाज़रीन दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा जिसमें हमें यह लग रहा है कि वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर है बादियों नज़र में, अब ये इसमें सदाकत है या नहीं है ये एक अलग मामला, लेकिन जो बादियों नज़र में दिखाई देता है वो क्या बयानिया बना रहा है या क्या कैनवस के ऊपर तस्वीर बना रहा है, वो ये लगता है कि जानबूझ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा वो ऐसे बयानात मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक में दे रहे हैं कि जिससे ये तासुर मिलता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की शायद पॉलिसी ठीक नहीं है। यानी जब आप ये बयानिया बनाएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बने तो उसके पीछे किसी की वजह थी और पाकिस्तान इस वजह से तरक्की नहीं कर रहा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा पॉलिसी है वो इस मुल्क को बेहतर समत में गामजन नहीं कर सकती? ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त जो इत्तेहाद है वो जिन शराइत की बुनियाद के ऊपर है, वहां पर कभी कभार आपको किसी दूसरे को वैक्यूम भी देना पड़ता है, और अगर वो नहीं मिलेगा तो पीपल्स पार्टी किस तरीके से पुश बैक करेगी, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली गौहर बलोच साहब, एक तरफ हमने शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई के खिलाफ और ये फसाद फैलाने वाले हैं। हमने मान लिया, हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो बात ठीक कह रहे होंगे कि नहीं चलाई जानी चाहिए। क्या वजह है कि आपसी रिफ्ट दिखाई जा रही है जानबूझ के, उसके पीछे की मंतिक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद नामजद किया, और जाहिर है कि एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने जो है वो इस चीज़ का तज़किरा किया है कि जो मेरा भाई है उसने हमेशा मेरे साथ वफा निभाई है। और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात हैं
जो ये फैसला था जिसमें मरियम नवाज साहिबा को वजारत आला के लिए मुंतखब किया गया और वजारत उज़्मा के लिए जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी लगाई गई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी कारकुन की हैसियत से अगर कोई कैप्टन साहब ने या किसी पैराए में किसी और शख्स ने कोई बयान दिया हो तो उसका तो वो खुद ज़्यादा बेहतर जो है वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार नहीं कई बार मियाँ नवाज शरीफ साहब इस चीज़ का तज़किरा कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने खुद मुंतखब किया। और ख़ास तौर पर कोई एक बयान भी आप नवाज शरीफ साहब से के हवाले से ये नहीं सामने आया होगा। नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब के मुंह से भी हमने कभी खिलाफ बात सुनी ना नवाज शरीफ साहब से सुनी है, लेकिन मेन टियर लीडरशिप के लोग जब बातें करें तो पार्टी पॉलिसी से हटके इनफरादी राय के तौर पे किस तरीके से बात कर सकते हैं जिसमें पार्टी को नुकसान पहुंच रहा हो और बिलखुसूस हुकूमत को भी? नहीं, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक करता हूं कि किसी भी कोई भी जो पार्टी का चाहे सीनियर कारकुन हो या हमारे दूसरे दीगर जितने पार्टी के अरकान हैं उनको इस मामले में जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। और जाहिर है कि हमें तो वो पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जो हमारे कायदीन की है। अगर कोई इस किस्म की बात है तो उसका सबसे मौसर तरीका है कि नवाज शरीफ साहब खुद या उनके कोई तर्जमान इस बात का जिक्र करें। जब नवाज शरीफ साहब ने आज तक इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि मैंने अपने जो भाई है उसकी जगह पर मुझे बनना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि वो हमारी पार्टी के कायद भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म शिप के जितने टेन्योर थे वो कामयाब गुजारे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पार्टी के कारकुनान और इंक्लूडिंग मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हम सब की एक मुतफिका राय थी कि वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ साहब को खुद सामने आना चाहिए, लेकिन ये भी उनका फैसला था कि वज़ारत उज़्मा के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम चुना। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मोतबर जो आवाज़ है वो नवाज शरीफ साहब की है। अगर वो इस पर कोई राय दे तो फिर उस पर हम तबसरा कर सकते हैं। अगर अली गौहर कोई बात करे या कोई पार्टी का और कोई बंदा बात करे तो मैं समझता हूँ कि वो मादरत के साथ इन मामलात में वो कोई ना ही जेब देता है और ना ही इस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 39 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हलफनामे जमा करवाए थे उनको पीटीआई का मान लिया, लेकिन 41 के बारे में वो रुजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वफाकी हुकूमत इस फैसले को अप्रिशिएट करेगी या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कोई दरखास्त दायर करेगी कि हम तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है उसके अंदर जा ही नहीं सकते, तो इन्होंने 39 को पीटीआई में कैसे मान लिया? देखिए, बात यह है कि इस पर तो जाहिर है कि जो हुकूमत है वो और ख़ास तौर पर जो हमारी पार्टी है वो अपने जो जाहिर कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ मशावरत के बाद फैसला करेगी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक आईनी इदारा है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करता है तो ये भी एक कानूनी और आईनी तरीका है। लेकिन जब कोई फैसला हो जाता है तो उस पर तबसरे तो फिर होते हैं। बहरहाल इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है ये आइन को दोबारा लिखा गया है। हमारे आइन में इन चीज़ों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम मतलब है कि 3 दिन की बजाय 15 दिन का वक्त दिया जाए, इलेक्शन के बाद वक्त दिया जाए। मुझे ये बताएं, जब पीपल्स पार्टी के अरकान ने खुद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं की पीटीआई के लोगों ने, तो फिर किस तरह से कोई अदालत के जरिए या किस तरह से किसी और इदारे के जरिए, कानून और आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश और कतई तौर पर कोई नजर नहीं आती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, हाँ दीगर भी कई, ये को आइन को दोबारा लिखने की एक बार तो नहीं है। आइन को तो दोबारा उस वक्त भी लिखा गया था जब आपको याद है कि वो 20 से 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था जिन्होंने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी रुकनीयत भी खत्म कर दी गई। आइन को आज भी दोबारा लिखा गया, ये एक मुसलमा हकीकत है। तो उसके लिए जो भी कानूनी चाराजोई होगी, जो भी आइन और कानून पार्लिमान को इजाजत देगा, इलेक्शन कमीशन को इजाजत देगा, मैं समझता हूं कि वो तमाम ऑप्शंस अभी तक खुली हुई हैं।
और इसका फैसला अभी पार्लिमान से भी होगा। क्या कोई कानून और आइन इस चीज की इजाजत देता है कि पार्लिमान जो है वो उन लोगों को एक ऐसी पार्टी में शामिल कर ले जिसके लिए उन्होंने खुद भी कोई इससे पहले डिक्लेयर नहीं किया था कि हम फलां पार्टी में जाना चाहते हैं। जिस वक्त ये सुन्नी इत्तेहाद इन्होंने ज्वाइन की थी उस वक्त वो चाहते थे तो पीटीआई भी लिख सकते थे, इनको किसने रोका था? जब उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप ने और उन खुद अरकान ने उस वक्त नहीं ये वाली अली गौर बलोच साहब ये बात तो ना करें कि उस वक्त ये लिख सकते थे। उस वक्त तो वो जो पहले 39 लिखे हुए जो थे वो नहीं माने गए थे, तो बाद में लिख के तो एसआईसी से भी जाते रहते। नहीं देखें, बात ये है कि जाहिर है ये मामला अभी आकर जो है एक पार्टी ने उसका निशान नहीं था, उसने उस पार्टी के तौर पर हिस्सा नहीं लिया, लोगों ने आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, अपने फॉर्म्स के ऊपर भी अपने आप को आज़ाद लिखा, तो ये चीज़ डिबेटेबल तो फिर है। अगर ये तमाम चीज़ें हुई होती तो फिर तो शायद तस्लीम कर लिया जाता, लेकिन जब उन्होंने खुद भी पीटीआई में शमूलियत अख्तियार नहीं की, हाँ अगर कोई फोरम या इलेक्शन कमीशन या कोई पार्लिमान का फोरम उनके ऊपर कोई इतराज भी लगाता तो फिर वो कह सकते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर किया है तो माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि इसकी आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है। फिर लेकिन फैसले के ऊपर दायर है, इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है, उन्होंने अमल किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लिमान का फोरम अभी खुला हुआ है और इस पर मैं पार्लिमान से और स्पीकर साहब से हमें तवक्को है कि वो जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक जो है इन मामलात को निपटाएं। अच्छा अली गौर बलोच साहब, एक सवाल जिसमें मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि आप मुतासिरीन में से होंगे। सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत ने आज ऐलान किया, मरीम नवाज साहिबा ने पहले कहा 200, फिर कहा 300, अब कहा 500 यूनिट्स वालों को सोलर पैनल दिए जाएंगे हुकूमती सरपरस्ती में, आप अप्लाई कर लें। लेकिन उसमें शर्त ये रख दी गई कि वो फाइलर होंगे, वो लोग फाइलर हों। अब आपका ताल्लुक जिस इलाके से है, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 500 यूनिट्स वालों की अगर आप तादाद निकालें तो गांव के गांव निकल आएंगे, लेकिन ये बताएं कि सोलर पैनल कितने लोगों को मिलेंगे? देखिए बात ये है कि जो इसकी बाई लॉज बनाए जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, अनकरीब मंजर आम पर आ जाएंगे। असल मकसद, बुनियादी मकसद यही है कि जो हमारा छोटा कंज्यूमर है जिसके ऊपर के मतलब है कि बिजली का जो बिल जाहिर है कीमतें ज्यादा हैं वो अदा नहीं कर पाता। सर मैं वही अली गौर बलोच साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ। छोटा कंज्यूमर आपके देहातों में मौजूद है सारे का सारा, लेकिन उसमें फाइलर आप ढूंढने निकले ना तो आपको दूरबीन से भी नहीं मिलेगा फाइलर वहां पे। वो जब शर्त आयद रहेगी तो उस किसान को कैसे मनाएंगे जो आपके कुर्बो जवार में रहता है कि चाचा तू फाइलर बनना है? नहीं देखिए, बात असल बुनियादी बात ये है कि फाइलर बनने के लिए इसमें ये नहीं अभी वजाहत हुई आपका जो मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आया वो पहले फाइलर है या अब फाइलर बन सकता है। कोई भी हर पाकिस्तान के शहरी के लिए जो अपना शनाख्ती कार्ड रखता है उसका फाइलर होना तो ज़रूरी है, और माजरत के साथ ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें फाइलर और एक नॉन फाइलर की टर्म यूज होती है। मैं समझता हूँ कि कोई टैक्स देने के काबिल है या नहीं है। मुझे बताएं कि एक सरकारी इदारे का पीएन है तो वो भी बेचारा फाइलर है, उसकी तनख्वाह से भी जो है कोई ना कोई % टैक्स कटता है, तो वो तो इसमें तो कोई मतलब है दिक्कत नहीं है। अगर पहले फाइलर नहीं है तो आप फाइलर बन सकते हैं, लेकिन हमारा असल और बुनियादी मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के वसाइल हैं, अगरचे हम IMF के और दीगर चीज़ों के गंभीर मसाइल में घिरे हुए हैं, इसके बावजूद जो हमारे ग्रास रूट लेवल पर जो हमारा छोटा कंज्यूमर है, जो कम आमदनी वाले हैं या जो खत्ते गुर्बत से भी नीचे लोग हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनको निछावर करना है, और नेक नीति के साथ हमारी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत उस पर काम कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी कुछ दिनों में मजीद वजाहत हो जाएगी। असल बुनियादी मकसद उन लोगों को रिलीफ देना है, चाहे सोलर पैनल अगर 500 वाले तमाम लोग भी उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हुए तो तमाम लोगों को देंगे, लेकिन जो बुनियादी तरजीह है वो 200 वाला जो कंज्यूमर है उसको ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि जाहिर है 200 से 300 वाला जो मसला है उसमें जाहिर है कि ज्यादा लोगों को बोझ उठाना पड़ता है, तो उनको जितना भी रिलीफ दिया जाए वो मैं समझता हूँ कि काम है।
और उसके लिए ये जितना भी हमारी रिलीफ पार्टी दिया जाए उतना का भी। और बिलखसूस मरियम नवाज साहबा का ये बड़ा एहसन इकदाम है जो उन्होंने ये कदम उठाया। चले, वज़ीर आला पंजाब का एहसन इकदाम है और फाइलर जो हैं वो अभी भी बन सकते हैं, तो इस इकदाम को वसी पैमाने पे आजमाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा जिसमें अपोजिशन जो है वो तहरीक की तैयारी कर रही है कि सड़कों के ऊपर जाएंगे और सड़कों पर बैठ के सियासत करेंगे, और पार्लियामान के जो इकदामात हैं वो अवाम के मफाद में नहीं है। इस जमहूरी निज़ाम के अंदर के जहाँ पे अवाम जो है वो ख़त गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, बिजली का अजाब जो है वो अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और फिर खास टर्म जो फॉर्म 47 की हुकूमत इस्तेमाल की जाती है उसको भी स्लोगन बनाने की तैयारी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूख हड़ताली कैंप जो है उसका इनकाद कर चुकी है और वो ये कहती है कि इसको तवालत देंगे और इसका दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाएंगे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी सड़कों पर आने को तैयार है और जमात इस्लामी ने बड़े धरने का जो ऐलान किया है, जिसका जिक्र किसी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था। अब देखना यह है कि इस ज़मन के अंदर हुकूमत वक्त जो है वो कितनी मुश्किल में पड़ती है या इसको कितनी आसानी में लेती है। बहुत सी जगहों पे दफ़ा 144 का नफाज करने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं और कुछ जगह पे इकदामात उठा लिए गए। तो क्या स्ट्रेटजी होगी, हुकूमत के सामने मुतालिबात क्या रखे जाएंगे, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम साहब ने। अमीरुल अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीरुल अजीम साहब, जमात इस्लामी ने फैसला किया धरना दिया जाएगा हुकूमत के खिलाफ। धरने के बुनियादी तौर पर मुतालिबात क्या होंगे, कितने निकाती होंगे, हुकूमत के सामने कब तक की डेडलाइन रखी जाएगी? देखिए, हमारे पास बुनियादी मुतालबा है महंगाई ख़त्म करने का, और ये जो बजट के अंदर इन्होंने सैलरीड पर्सन्स के ऊपर टैक्सेशन इंक्रीज की है, और सबसे अहम मुतालबा है कैपेसिटी सरचार्ज और मुख्तलिफ टैक्सेस करके बिजली की यूनिट की जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चली गई हुई है। असल हमारा मसला ये है कि बिजली की कीमतें कम करें। ये गरीब आदमी का मसला नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल का मसला बन गया। इंडस्ट्री बंद हो गई हुई है, इस प्राइस के ऊपर पाकिस्तान में कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही। हमें कंज्यूमर सोसाइटी बनाया जा रहा है। हमारा सबसे अहम मुतालबा जो है वो बिजली की कीमतें कम करना है, कि जो बिजली की असल प्राइस है वो 30% है, वो हमसे लें। उसके बाद जो 70% जो है वो कैपेसिटी सरचार्ज और दूसरे इस पे टैक्सेस है, ये खत्म किया। अच्छा अमीरुल अजीम साहब, अभी मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि जब आपसे रब्ता किया गया तो आपने बताया कि घर के बाहर पुलिस है, ऐसे ही? अच्छा नहीं, ये तकरीबन मगरिब से पहले का वाकया था। कोई तकरीबन 6:45 बजे मेरे घर पे पुलिस आई और उन्होंने बेल बजाई। हमारे घर के जो बाहर के कैमरे हैं उन्होंने उसको मतलब ऊपर कर दिया ताकि उनकी तस्वीरें और चीजें ना आई। कुछ थोड़ी सी शॉट तो वो शुरू में आई हैं हमारे पास। उसके बाद वहां उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और उससे फिर पूछ करते रहे। फिर ड्राइवर और गाड़ी समेत वो तकरीबन आधे घंटे के बाद ले गए अपने साथ। अब हमें ड्राइवर भी नहीं मिल रहा और गाड़ी भी नहीं मिल रही। 2 थाने जो है वो हमारे जमात के लोग चेक कर चुके हैं और वो अभी लाजमी का इजहार कर रहे हैं। तो पता करवा लेना था दीगर साथियों का, कैसर शरीफ साहब और दीगर जो साथी हैं क्या उनके साथ भी यही रवैया रखा गया है? अच्छा नहीं, खास मोहब्बत आपके साथ तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हमें जो इतलात मिल रही हैं, खैरपुर टामा वाली से 8 आदमियों को एक गाड़ी समेत जो है ना वो पकड़ लिया है, थाने ले गए हैं। लाहौर के अंदर शादबाग के अंदर शौकत साहब जो हमारे सूबाई उम्मीदवार हैं और इससे पहले एमपी रहे हैं, उनके बेटे को जो जीआई यूथ का एक्टिविस्ट था उसको पकड़ के थाने में बंद कर दिया है। और भी इस तरह की इतलात हैं। जमात के हल्के के जो लाहौर के अमीर हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी, उनके दफ्तर पर रेड किया है। तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जमात के मुख्तलिफ जो जिम्मेदार हैं उनको भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो आप ये सारी वजह धरना समझते हैं या फिर किसी खास जमात के मुतालिबात से कुर्बत होना समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे जो हमने इशू उठाया तकरीबन 1.5 साल से हम उठा रहे हैं। ये पहली दफा नहीं, आपको याद होगा कि 1 साल पहले भी हमने बिजली के बिल और कैपेसिटी सरचार्ज के ऊपर पूरे मुल्क में तहरीक चलाई थी। और इसमें पीछे एक बहुत बड़ा सरमायादार, जागीरदार और पूरे इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक माफिया है। वो अब चूंकि कुछ और लोग भी हमारे साथ इन मुतालबात में मिल गए हैं, इंडस्ट्री भी आ गई है, चैम्बर भी आ रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो रहा है कि अगर इसके ऊपर जद्दोजहद न की तो पाकिस्तान में बिजली के रेट इतने आगे बढ़ जाएंगे कि गरीब के अलावा
ये इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन होता चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये जाहिर है उसको रोकने की एक पूरी कोशिश है। अमीरुल अज़ीम साहब, एक सवाल बनता है कि जब तमाम सियासी जमातों की तरफ पाकिस्तानी अवाम देख रही थी, बिलखुसूस अपोजिशन जमातों की तरफ, और जब ये भी था कि इनकी तरफ से धरने दिए जाएंगे, जो पिछले माह का बिल था उस वक्त कोई भी सड़कों पे नहीं था, सिर्फ आपकी जमात सड़कों पे थी। तो सवाल ये बनता है उस वक्त क्यों नहीं इकदाम उठाए गए और अब क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि हम तो तसलसल के साथ लगे हुए हैं और हमारा ये मुतालबा अवामी मुतालबा है। हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमें हुकूमत दी जाए और हमारे MNA MPs और जो सीटें छीनी गई हैं उन्हें वापस बहाल किया जाए, वो एक अलग केस है, पॉलिटिकल केस है। हम ये भी नहीं कह रहे कि आइन की हुकूमत नहीं है, जाली हुकूमत है। ये यकीनन अपनी जगह बहुत ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मैंने जैसे अर्ज किया कि बिजली के बिलें हैं, और अगर इसके ऊपर जद्दोजहद न की और पिछले 4-5 सालों से ये बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये क़यामत खेज गर्मी में तो जो हाल हो रहा है तो पूरे मुल्क बंजर होकर रह जाएगा। अब ये इकदाम बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं उठाए, ये उनसे पूछने की बात है। अच्छा अमीरुल अज़ीम साहब, ये बताइए कि क्या आपके इन धरनों में या इस एहतजाज में कोई और जमात शामिल होगी? आपकी तरफ से दावतनामा है या फिर आपकी खुलेआम दावत है कि कोई भी जमात आ जाए, जिस तरह सियासी तौर पे कहा जाता है कि कोई भी आ जाए हिस्सा बन जाए, या आपने बाकायदा तौर पे किसी को दावत दी? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है हमने सबको दावत दी है खुले आम, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीरों में। अब धरने हम जाके पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे के पास खुद भी जाएंगे कि आइए धरने के साथ इज़हार यकजहती करे। और ये धरना जब 1 दिन और 2 दिन का नहीं है, ये एक लंबी मुद्दत का है। जब तक इस मसले पर हुकूमत जो है वो कोई बाकायदा मुज़ाकरात नहीं करेगी और जब तक इसके बारे में वो मुतालबा नहीं मानेगी, ये धरना जारी रहेगा। अब इसको हम पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी न किसी सूरत में इस तहरीक को जो है वो पूरे मुल्क के अंदर हमने ये देखा है कि पिछले काफ़ी अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी धरना करने की या जलसा करने की, एहतजाज करने की इजाज़त मांगती है, या दफ़ा 144 का नफाज है, या किसी वजह से ख़ास रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती और वो बैठ जाते हैं कि हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसी तरीके से आपको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, दफ़ा 144 के नफाज के लिए भी ऐलानात हो रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो क्या गिरफ्तारियां दर गिरफ्तारियां होंगी या मसलहतन पीछे हटेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तारियां तो शुरू हो गई हुई हैं और अब ये हुकूमत को सोचने की बात है कि क्या वो तमाम सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करती रहेगी। अब इसके बाद जाहिर है कि अगला मरहला ये होगा कि अगर हुकूमत के कानों पे जून नहीं रेंगती तो ये धरने किसी न किसी हैसियत में जारी रहेंगे। अगली कॉल हमारी हड़ताल की होगी। हम ट्रेडर्स को मिल रहे हैं, चैम्बर्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, हम वकला के साथ मिल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये पार्टी की तहरीक नहीं है, ये एक अवामी तहरीक है। जिस तरह से चीफ जस्टिस की बहाली की एक अवामी तहरीक थी जिसमें सब पार्टियां और सब लोग शामिल हुए थे, हम उस तरह की ये तहरीक आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल अमीरुल अज़ीम साहब, मुश्ताक अहमद साहब वो बहुत से इक़दाम उठा रहे हैं, बहुत सी दूसरी जमातों के साथ मिलकर भी एहतजाज कर रहे हैं। क्या वो जमात इस्लामी के बैनर तले ही काम कर रहे हैं या वो अपनी NGO के तहत काम कर रहे हैं? अच्छा नहीं, 2 चीजें हैं। वो कुछ काम तो जमात के तहत कर रहे हैं और वो कुछ काम आज़ाद हैसियत में भी कर रहे हैं। वो काम के जो जमात ही के प्लेटफार्म से कर सकते हैं वो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पोस्टर बनाया हुआ। हमारी उनके साथ गुफ्तगू चल रही है और उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताला जमात के धारे में आएंगे। जमात के धारे में आएंगे। बहुत शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कानूनी एकात के ऊपर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इकदाम उठाया गया, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जिन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही है, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती के हवाले से पहले बिल्स भी पेश किए गए, मुख्तलिफ इख्तराम भी मंजर आम पे आई, बहुत सी डिस्कशंस भी हुई। क्या उसके नताइज निकलेंगे, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, देखें अभी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको किस तनाजुर में देख सकते हैं? हमें तो ये लगता है कि आधा मान लिया गया, आधा इनकार कर दिया गया। यानी आपने इकरार भी कर लिया है मुंह से और सरे तस्लीम खम भी नहीं किया। क्या फायदा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे? डिले टैक्टिक्स भी अगर अपना लिए जाएं तो?
सर देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो अक्सरियत जजेस ने दिया और रिव्यू पिटिशन भी उस हवाले से भी पेंडिंग है, उसके अंदर बड़ा ही वाज़ेह है कि उसको मनोवन तस्लीम करना है और उसके अलावा कोई चारा नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी देर आए दुरुस्त आए। कम से कम मेरा ख्याल है 10-12 दिन पहले ये फैसला आया था और 10-12 दिन के बाद उन्होंने कम से कम 39 सीट्स की हद तक तो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया आज। और बाकी जो 41 सीट्स रहती हैं उनकी हद तक भी करना पड़ेगा। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे ज़रूर। इसके अलावा हल कोई नहीं है। जिस तरह जुडिशरी जो है वो आइन और कानून को सामने रख के फैसले दे रही है और इसी मेरा ख्याल है नीयत के साथ और इसी इरादे के साथ कि हमने अपने फैसलों का अमल दरामद करवाना है और इस मुल्क की जो अदलिया जिसका नंबर आपको पता है 137 था, तो इसको ऊपर लेकर जाना है। और ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी काविश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आईनी एक इदारा है और आईनी इदारे को भी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के नक्शे कदम को सामने रखते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए ना सिर्फ इस फैसले को मनोवन तस्लीम करें, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान में अब आइन और कानून का बोलबाला होना है और आइन और कानून की बालादस्ती को कायम होना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसको और ज़्यादा ताख़ीर का जो है वो निशाना नहीं बनाना चाहिए फैसले को। इसके ख़िलाफ़ तो कुछ होने नहीं जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल को तो इन्हें अदालत के अंदर अगर चले जाती है कोई पार्टी और फिर भी ये मानना है इस आइनी ओहदे, इस आइनी इदारे के तकद्दुस को पामाल करते हुए, तो मेरा ख्याल है उससे बहुत बेहतर है कि इस फैसले को मनोवन पहले ही तस्लीम कर लिया जाए। और तहरीक इंसाफ साहब ये बताइए, क्या इस इक़दाम में या इस डिले में किसी की कुर्सी भी जा सकती है? सर देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, जब आपने आइन और कानून की पाबंदी करनी है और आइन या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला देती है वो हर पाकिस्तान के इदारे के ऊपर उसी तरह ही वो उसको अमल दरामद होना है जिस तरह समझ लें कि पाकिस्तान का आइन है, क्योंकि आइन की तशरीह कर रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में या कोई इदारा या किसी इदारे का सरबराह इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करेगा या उसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स करेगा, तो मेरा ख्याल है फिर कानून अपना रास्ता लेगा और कानून की मंशा फिर यही होगी कि वो आदमी या वो इदारे का सरबराह फिर इस आइनी ओहदे के ऊपर रहने के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि उसको वो छोड़ना पड़ेगा। और जिस तरह आपके सामने पहले मिसालें मौजूद हैं कि गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भी इसी तरह ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उस वक्त ये एक आइनी हुकूमत थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया तो उनको भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और उसके बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोवन तस्लीम करना उस वक्त भी पड़ा था और अब भी करना पड़ेगा। तो मेरा एक ख्याल है कि शायद बात इस नहज तक ना जाए और जिस तरह के अदालतों के अंदर से फैसले आ रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती को कायम किया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये सारी चीज़ को, बल्कि इस पाकिस्तान की मेरा ख्याल है अब नब्ज़ को पढ़ते हुए उनको भी शायद अब इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि ये आइनी ओहदे हैं और इन आइनी ओहदों के ऊपर बैठ के आइन और कानून के मुताबिक चलना उसी की मंशा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक अजीब से यासिर साहब एक अजीब सी हम कश्मकश के अंदर आ गए हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन शायद उनके जो दिमाग हैं, जो दिल हैं, वो बड़े छोटे हैं और अपनी अपनी ज़ाती अना को और लड़ाइयों को लेकर वो पाकिस्तान के मुतल्लिक फ़ैसले कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि इस माशरे के अंदर एक हिजानी सी कैफियत पैदा हो रही है जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, ना सिर्फ इस पाकिस्तान के शहरियों के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की सलामती को। इस चीज़ से जब आईने पाकिस्तान की पामाली की तरफ बात जाएगी तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की बका के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। तो मेरी तो ये गुजारिश होगी एक सवाल से कि आपकी कम्युनिटी बिलखुसूस ये उससे वाबस्ता सवाल है कि हम जब इस दौर के अंदर जी रहे हैं कि जहाँ पे जजेस साहिबान को मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर खड़े होकर ये बातें करना पड़ जाएं, ये जजेस को आके इस तरह की बातें करना पड़ जाएं, वो तर्ज सियासत को देखते हुए कि जिसकी लपेट में ही सारे आ चुके हैं, कि जिससे केओस बढ़ा, जिससे रिफ्ट आवाम के अंदर दिखाई दी, ये हमें किस तरफ को लेके जाएगा और इस पर बतौर वकला कम्युनिटी क्या कोई नई तहरीक चलने की ज़रूरत है?
ये सर आपकी बात बड़ी दुरुस्त है काफ़ी हद तक, और ये अलमिया है हमारा इस पाकिस्तान के हवाले से कि हमने हर इदारे के अंदर सियासत को लेकर आ गए। आपको याद होगा कि जब से ये मामलात पाकिस्तान के अंदर सियासी तहरीकें चलती हैं तो सियासतदान हैं इन सारे मामलात को लेकर जो है वो अदालतों के अंदर जाते हैं, जो सियासी मामलात होते हैं जिनका वाहिद हल पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये जब ये अदालतों के अंदर जाते हैं तो फिर हुकूमत के अंदर रहते हुए लोग और अपोजिशन के लोग वो फिर इन जजेस के ऊपर जो ज़ाती हमले हैं वो करना शुरू कर देते हैं, और जब ये ज़ाती हमले होते हैं तो फिर जजेस को आकर अपनी वजाहत देनी पड़ती है। ये भी गलत है। अदालतों के अंदर या जजेस के फैसले बोलते हैं, ना कि उनका किरदार, उनके फैसलों से उनका किरदार यहाँ होता है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि आपके सामने है मामलात इस तरह चले कि हर सियासी जमात ने, आज भी आपके सामने है कि जब कोई फैसला एक जमात के हक में आता है तो वो मीठा मीठा हब हब है, और जब खिलाफ आता है तो वो फीका फीका थू थू है। और जिस तरह आज आपके सामने मिसाल है, आप देखें इद्दत केस के अंदर इमरान खान बरी हुए, पहले सजा हुई जी, बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, कमाल कर दिया। बाद में उसी फैसले को रिवर्स करते हैं तो कहते हैं जी ये क्या कर दिया आपने, तो आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी। तो जब तक ये तराजू बराबर नहीं होगा, जब तक हम आइन और कानून की मंशा को नहीं समझेंगे, यहाँ पे बदकिस्मती ये है हर आदमी तो खुद कानूनदान बना हुआ है, बल्कि हर आदमी अपने आप को जज समझता है। अपने मुतल्लिक कोई बंदा फैसला नहीं करता, बल्कि दूसरे के ऊपर तनकीद करने को हम अपना हक समझते हैं। और उस सिलसिले के अंदर हमने सबसे बड़ी जो गलती कर दी वो ये कर दी कि हमने आला अदलिया के जजेस के ऊपर भी अपने फैसले थोपने शुरू कर दिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। उनके फैसलों के खिलाफ अपील हो सकती है, उनके फैसलों के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन जज की जात के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। यही आइन और कानून की मंशा है, और यही मोरालिटी और एथिक्स पाकिस्तान के अंदर और प्रोफेशनल जो कंडक्ट है वो ये बात साबित करता है। लेकिन बदकिस्मती जिस तरह आपने पहले कहा ये है हमारे मुल्क के अंदर मौजूद। और दूसरी बात ये सर जो आप बात कर रहे हैं कि शायद किसी तहरीक की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जिस नहज पे चीजें आ गई हैं ये तहरीक शायद अब चल पड़े। देखें बड़ी बड़ी जहां पे जो है कन्फ्यूजन होगी, जहां पे अनरेस्ट होगी, जहां पे इंस्टेबिलिटी होगी, जहां पे महंगाई होगी, जहां पे अफरा तफरी होगी, वहां पे तहरीक लाजमी चलती है और फिर तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। आज क्या है, आज आपने फंडामेंटल राइट्स जितने बुनियादी हकूक थे एक आम आदमी से लेकर एक सियासी कारकुन तक आपने सारे मुअत्तल कर दिए। कल 4 लोग जो है, कल 4 मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो अपने, एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक आपके ताजिर कम्युनिटी, तीसरा आपके जमात इस्लामी, ये कल एहतजाज करने जा रहे हैं। और आपने क्या किया, आपने दफा 144 पंजाब के एहतजाज ही तो यहाँ पे करने नहीं दिया जाता। और आप ये कहते हैं बैरिस्टर साहब वो शायद वक्त गुजर गए कि जब खुलेआम में एहतजाज करने दिया जाता था, अब तो ज़बानों पर लुकनत भी आना शुरू हो जाती है हमारे इस माशरे के अंदर। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।